नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस मैथ्स बुक की शुभारंभ करने वाले हैं। इस किताब का सॉल्यूशन अब से आपको इस यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिलेगा। ये बुक सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस होगा ये बुक। आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग का कर रहे हो, सीडीएस का कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो बुक होगा वो सबसे बेस्ट चॉइस होगा आपके लिए। क्योंकि शायद आप इस बुक के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको एक लाइन में इस बुक के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, इससे अच्छी किताबें मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत बुक है, इसलिए मैं इस बुक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट किया है और आप चाहते हो इस बुक को अपना बेसिक हथियार बनाना चाहते हो, बेसिक तौर पर इसको पढ़ना चाहते हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट किरण बुक को फॉलो करते हैं, कई स्टूडेंट कुछ और बुक को फॉलो करना चाहते हैं, परंतु अगर आप चाहते हो इस बुक को फॉलो करना तो इस बुक की खासियत यह है कि अगर एक बार या दो बार इस बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी के किसी भी बुक के क्वेश्चन को या मॉक के क्वेश्चन को अगर आप लगाते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 95% क्वेश्चन या 98% क्वेश्चन आप विदाउट पेन कर सकते हो। अगर इस बुक के सारे सवाल को, कंप्लीट बुक को आपने 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया तो अदरवाइज किसी भी बुक के क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा के रख दोगे। इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है, बहुत ही गहराई वाले सवाल आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये दिल से बता रहा हूँ कि इस बुक को हर एक टीचर नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की गहराई बहुत ज़्यादा डीप में है, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिए गए हैं। परंतु हम लोग इस बुक को शुरू करने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि गगन सर की बुक से भी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इस बुक से आपको किसी और चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना चाहूँगा कि नंबर सिस्टम में क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इस बुक को हम लोग फाउंडेशन की तरह पढ़ते हैं। जैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है तो पूरे एनर्जी के साथ चीज़ों को स्टार्ट करते हो और स्टेप बाय स्टेप चलते हो, तो उसी तरीके से अगर हम इसको फाउंडेशन के ही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो क्यों ना स्टार्टिंग से पढ़ा जाए, क्यों ना जीरो से पढ़ा जाए। तो इसीलिए मैं नंबर सिस्टम को यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में चल रहा था पहले या तो परसेंटेज से शुरू करूँगा या प्रॉफिट लॉस से शुरू करूँगा, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें सोचा कि अगर इसको फाउंडेशन की तरह से पढ़ा जाए तो इसके लिए हमें नंबर सिस्टम से इस बुक को स्टार्ट करना चाहिए। तो इस बुक की शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं। इस बुक के बारे में एक क्लिप में बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा अपने चैनल पर, वहाँ पे आप अच्छे से इस बुक के बारे में देख सकते हो कि इस बुक में कैसे कैसे सवाल देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग रिव्यू कहते हैं। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और फिर आप अपने हिसाब से चाहो तो इस बुक को परचेज कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई पेड प्रमोशन नहीं चल रहा है, इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। इस बुक में बहुत खूबसूरत से अच्छे अच्छे सवाल इस टाइप वाइज में दिए गए हैं, इसलिए मैं इस बुक की तारीफ़ कर रहा हूँ, है ना। आइए अब सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। बाकी इस बुक के बारे में आप रिव्यू में देख लीजिएगा, है ना। नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवाल को तो सॉल्व करेंगे, सवाल को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसको हम फाउंडेशन की तरह पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका मैं आपको बता दूंगा और आगे बढ़ते चलेंगे। थोड़ा सा समय लेंगे इस बुक को सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन की गहराई बेहतरीन है। तो एक सवाल को कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, उन सारे तरीकों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान रहे कि मैं आपको कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। कोई ऐसा एक सवाल भी नहीं होगा जो आपके समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, ये सब आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम का पहला सवाल देखिएगा इस बुक से। सवाल में दे रखा है कि जब किसी संख्या को 221 से भाग किया जाता है तो शेषफल 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। एक तो ऐसे सवाल होंगे जब दोनों का डिविडेंड भी सेम होगा और डिवाइज़र भी सेम होगा, जैसे कि ये सवाल दे रखा है ना, कि किसी संख्या को 221 से भाग किया जाता है तो शेषफल कुछ और बचता है। अब कहा जब उसी संख्या को 13 से भाग किया जाए
तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर तो डिवाइजर अलग अलग है दोनों का, लेकिन कॉमन डाटा क्या है वो देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें 2-3 तरह के सवाल बनते हैं, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, लेकिन सवाल आपको 100% समझ में आएगा। अगर लग रहा है आपको कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए एक नंबर है, मैं मान लेता हूँ एक संख्या है n, और इस n को जब 221 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर 64 मिलता है। जब इस n को 221 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर कितना मिलता है, 64 मिलता है, ऐसा सवाल में बोला गया है। अपने को कहा है कि जब इसी n को 13 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हर तरीके में आपको बताऊंगा, बस पेशेंस रखिए। एक बात हमें बताइए, अभी मैंने आपको कहा कि ऐसे सवाल में 2-3 तरह के सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से सवाल बनते हैं वो देखिए। ऐसे सवाल में एक कॉमन डाटा हमेशा दिया गया होगा। पहला केस में सवाल ये पूछा जाएगा कि या तो दोनों की संख्याएं सेम होगी, जैसे यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे भी n होगा, और डिवाइजर भी कई बार दोनों का सेम होगा, और सेम अगर डिवाइजर नहीं होगा दोनों का तो ये वाला जो यहाँ पर जो डिवाइजर है, ये वाला जो भाजक है 13, यहाँ पर जो संख्याएं होगी वह यहाँ का जो डिवीजर होगा उसका एक फैक्टर होगा। जैसे 13 जो है वह 221 का एक फैक्टर है। आप 221 को आप 13 से डिवाइड कीजिए तो देखिए ये एग्जैक्ट रिमाइंडर आपको 0 देगा, यानी कि ये 13 221 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। एक बार में होगा, फिर 9 बार में लगाइए, 13×7=91 हो जाएगा। तो ये नंबर जो होगा 13 जो होगा वह 221 का एक फैक्टर है। तो मैंने अभी आपको कहा कि इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक सवाल होगा जो अभी आपको दिख रहा होगा कि दोनों केस में, फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, दोनों केस में संख्याएं जो होगी वह समान होगी। जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n होगा, और यहाँ पर जो डिवीजर होगा उसका, यहाँ पर जो डिवीजर होगा वो यहाँ के जो डिवीजर होगा उसका एक फैक्टर होगा, जैसे 13 221 का एक फैक्टर होगा। और दूसरा केस होता है क्या कि यहाँ पर तो n होगा, लेकिन यहाँ पर जो नंबर होगा वह n नहीं होगा, n के फॉर्मेट में कुछ लिखा गया होगा, लेकिन डिवीजर बिल्कुल सेम ही होगा, इसी पैटर्न का होगा। या तो दोनों जगह डिवीजर सेम होगा, या फिर यहाँ पर जो डिवीजर होगा वह इसका एक मल्टीपल होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देखिए। जब भी ऐसे सवालों में जब भी ये ध्यान रहे, ऐसे सवालों में जब भी ये वाला डिवीजर, अगर ये डिवीजर इसका एक फैक्टर है तो हमेशा फर्स्ट केस का जो रिमाइंडर है, 64 है, यही हमारा n की वैल्यू होता है, यानी n बराबर जो होगा वह 64 होगा, 4 होगा। कब होगा? जब यहाँ सेकेंड केस का जो डिवीजर हो वह फर्स्ट केस के डिवीजर का एक फैक्टर हो, तो उस दशा में फर्स्ट केस का जो रिमाइंडर होता है वही हमारा n की वैल्यू होता है। तो अब n का मान आपको पता चल गया है 64 है। अब कहा इसी 64 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब अपने को अच्छे से पता है, n की जगह 64 रख दीजिए और 64 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 13 चौका 52, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, 12। और यही तो सवाल हमसे पूछा था कि रिमाइंडर क्या होगा, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वह 12 होगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। ऐसे हम लोग चीज़ों को करेंगे। डायरेक्ट हम कैसे सोचेंगे कि बस ये देखना है n सेम रहे कि नहीं रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों का डिवीजर अगर एक दूसरे का फैक्टर है, ये वाला डिवीजर अगर इसका फैक्टर है तो बस n की वैल्यू जो होगा वह यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वही हमारा n की वैल्यू होगा। अब n की वैल्यू आपको पता चल गया है तो जो भी पूछेगा हम आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन ये होता क्यों है, n की वैल्यू डायरेक्ट हम 64 कैसे लिख दिए, यानी फर्स्ट केस का जो रिमाइंडर होता है 64 वो हमारा n की वैल्यू क्यों होता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि n को अगर 221 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 64 मिल रहा है, तो इस n को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो बताइए। तो इस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 221 इंटू के प्लस 64 हो सकता है। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। मान लीजिए कि n को हमने 221 से भाग दिया और k बार में लगा है, तो ये n बराबर क्या होगा, 221 गुने के प्लस 64। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब कहा कि इसी n को अगर आप 221 से डिवाइड करना चाहो, अगर इसी n को आप 221 से डिवाइड करना चाहोगे तब रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना होगा।
मैंने अभी आपको कहा कि n की वैल्यू 64 आया था, ये 64 क्यों आया है वो देखिए। हमें पता है कि इसको जब मैं 221 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, ये जानने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए। अब n की वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखिए। यहाँ पे देखिए, अगर इस 221 को इस नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, इस 221 को इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो नंबर है वो 221 का तो मल्टीपल ही है कि नहीं है। ये वाला जो नंबर है वह इसका एक तो मल्टीपल ही है, तो इससे अगर इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। रिमाइंडर हमारा 0 मिल जाएगा तो बचेगा क्या, 64 बचेगा, और यही हमारा n की वैल्यू होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि n की वैल्यू जो होगा वह बेसिकली 64 होगा। अब इसी को 13 से डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 12, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो ऐसे जब भी सवाल होंगे ये इसका बेसिक है। आप अप्रोच कैसे लगा सकते हो सेकेंडों में, तो बस फर्स्ट केस का जो रिमाइंडर होता है उसको सेकेंड केस के डिवाइजर से आप भाग कर दीजिए, तो जो रिमाइंडर होगा वही आपका उत्तर होगा। लेकिन ये ध्यान रहे, ये तब होता है जब ये वाला डिवीजर जो हो वह इसका एक फैक्टर हो। लेकिन ऐसे सवालों में जो आपसे एग्जाम में पूछेगा उसमें हमेशा ये दिया गया होगा। लेकिन अगर नहीं दिया गया होगा, मतलब ये ध्यान रखना है, कई बार नहीं भी डाटा दे देगा, ऑप्शन में CND लगा देगा तो आपको CND लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा, कहा है जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 मिलता है। k + 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 मिलता है। तो आप बताइए k का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा जब k एक संख्या है, इसको जब हम किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तब रिमाइंडर 1 मिलता है, तब शेषफल 1 बचता है। परंतु जब k + 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलता है। इसका मतलब k + 1 को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो ये नंबर इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, तभी रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि k की वैल्यू क्या हो सकता है, k का मान क्या हो सकता है वो आपको बताना है। देखिए, मान लीजिए अगर k को 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 मिलता है, तो आप सोचिए k की वैल्यू क्या मैं रखूं कि ये दोनों स्टेप को फॉलो करें। तो पहली चीज़ें आपके दिमाग में आएगा कि अगर रिमाइंडर 1 है और 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप k की वैल्यू आप 4 रख लीजिए। अगर हम k की वैल्यू 4 रखते हैं और 4 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान रहे कि k की वैल्यू ये तभी एग्जैक्ट हमारा होगा जब ये दोनों स्टेटमेंट को फॉलो करे, सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पर तो ये फॉलो कर गया। अब यहाँ पर k की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 + 5, और 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है, और यही तो आना चाहिए था, है कि नहीं। इसका मतलब k की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा, और यही इस सवाल का उत्तर भी होना चाहिए। परंतु ऑप्शन में कोई भी नंबर 4 नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि हमारा उत्तर जो भी होगा वह 4 का मल्टीपल ही होगा। तो एक ही 4 का मल्टीपल है ऑप्शन नंबर C, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। बाकी आप चेक कर लीजिए। देखिए, अगर मैं k की जगह पर यहाँ पे 64 रखता हूँ, k की जगह आप यहाँ पे 64 रखोगे तो देखिए 64 × 3 रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 63 जो होता है वह 3 से डिविजिबल होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर k की वैल्यू आप अगर 64 रखोगे, 64 + 1 होता है 65। अब 65 जो होता है वह किससे डिविजिबल होता है, 13 से डिविजिबल होता है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसलिए k की वैल्यू जो होगा वह ऑप्शन के हिसाब से 64 होगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, सवाल में कहा है फिर से, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 कहा है यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य मतलब होता है संख्या, यदि दो संख्याओं को एक ही संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, तो बताइए वह संख्या कौन सी है जिससे ये उसको भाग दिया जाए तो शेषफल 3 और 4 होता है। देखिए, इस तरह के सवाल को कैसे सेकेंडों में करेंगे वो देखिए। इसका एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लीजिए एक नंबर है x, और इसको हम जब k से डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लीजिए रिमाइंडर जो हो रहा है वह 1a आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर जो आ रहा है वह a आ रहा है। फिर एक और संख्या है y है, और उस y को भी अगर आप k से ही डिवाइड करोगे,
तो रिमाइंडर अगर b आ रहा है। सिमिलरली अब इन दोनों के सम को यानी कि x प्लस वाई को भी अगर आप k से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर हमारा c आ रहा है, तो ऐसे सवालों में ये जो k का मान होता है, ये जो k की वैल्यू होता है, k का जो मान होता है वह हमारा होता क्या है कि दोनों फर्स्ट केस का रिमाइंडर अब प्लस सेकेंड केस के रिमाइंडर का सम, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी अब माइनस लास्ट केस का रिमाइंडर, ये हो जाएगा c। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या को एक संख्या से भाग कर रहे हो रिमाइंडर a मिल रहा है, फिर एक अलग संख्या को उसी संख्या से आप भाग कर रहे हो रिमाइंडर अलग मिल रहा है, फिर इन्हीं दोनों संख्या के योग को उसी संख्या k से डिवाइड कर रहे हो और इस बार भी रिमाइंडर अलग आ रहा है, तो उस दशा में ये जो k की वैल्यू होता है, डिवाइजर जो होता है या डिविडेंड कह सकते हो, दोनों चीज़ें सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू आपको मिलेगा वो इस फॉर्म से होगा कि पहले केस का रिमाइंडर प्लस दूसरे केस का रिमाइंडर अब माइनस तीसरे केस का रिमाइंडर। परंतु एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये c जो है वह सबसे छोटा रिमाइंडर है। ये दोनों जो रिमाइंडर होगा वह इससे बड़ी होगा, तभी ये मतलब यहाँ माइनस जो आप करोगे, यहाँ पर जो माइनस होगा वह सबसे छोटा रिमाइंडर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी a और b का मान जो होगा ना वह c से बड़ा होगा और c का मान जो होगा वह a b से छोटा होगा। हमेशा ये कंसेप्ट है, आप नोट कर लीजिए। ऐसे सवालों में जब किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है और शेषफल a मिलता है, फिर एक अलग संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर फिर से कुछ और आ जाता है, फिर इन दोनों संख्या के योग को उसी संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ और आ जाए, तो उस दशा में k की वैल्यू जो होती है, k का जो मान होता है वह होता है फर्स्ट केस का रिमाइंडर प्लस सेकेंड केस का रिमाइंडर और माइनस लास्ट केस का रिमाइंडर। परंतु ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने c यहाँ पर इसलिए मैं देखिए ऐसे सवालों में k का मान जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले केस का रिमाइंडर प्लस दूसरे केस का रिमाइंडर और माइनस तीसरे केस का रिमाइंडर। परंतु ये कब होगा? जब c का मान ये वाली वैल्यू जो होगा वह इन दोनों से छोटा हो। अब मान लीजिए कि कहीं छोटी यानी शेषफल जो होगा सबसे छोटा शेषफल अगर यही हो जाए तो बस इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे। अब मान लीजिए ये सबसे छोटा शेषफल होगा तो इन दोनों को जोड़कर इसको माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखना है, यानी जो माइनस होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ये वैल्यू जो होगा वह सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ये नोट करके आप रख लीजिएगा, ये एक कंसेप्ट है। अब देखिए इस सवाल को कैसे चुटकियों में हम लोग सॉल्व करते हैं वो देखिए। अपना जो सवाल है वो इसी पैटर्न पे बेस है। कहा किसी संख्या को यदि दो संख्या को एक ही भाग से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 आता है। यदि दोनों संख्या के योग को उसी संख्या से भाग करने पे शेषफल 2 आता है तो बताइए भाज्य क्या होगा, यानी कि ये भाग देने वाली संख्या क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है सवाल में। देखिए इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। माना कि x एक संख्या है और इसको हमने k से डिवाइड किया। माना कि x एक संख्या है और उसको हमने जब k से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा क्या मिला है? रिमाइंडर हमारा 3 मिला है। अब एक और संख्या है y को जब उसी संख्या यानी k से ही डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर हमारा क्या मिल रहा है? तब रिमाइंडर हमारा मिल रहा है 4। तब हमारा रिमाइंडर मिल रहा है 4। अब कहा जब उन दोनों संख्या के योगफल को यानी कि x प्लस वाई को जब उसी संख्या k से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर हमारा मिलता है 2। तब हमारा रिमाइंडर मिलता है 2। तो आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी, इस k का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो बस आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा कि जब भी 3 शेषफल आपको इस तरीके से दे दे कि x को किसी संख्या को k से डिवाइड करने पर रिमाइंडर a मिले, y को k से डिवाइड करने पर रिमाइंडर b मिले और x प्लस वाई को k से डिवाइड करने पर रिमाइंडर c मिले और c सबसे छोटी वैल्यू है, तब k का मान होता है a प्लस बी माइनस c। अगर c सबसे छोटी वैल्यू है तो मतलब c का मान a प्लस बी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर ये c, देखिए यहाँ पर 3 रिमाइंडर बन रहा है। पहला रिमाइंडर a, दूसरा रिमाइंडर ये, तीसरा रिमाइंडर ये। अब ये जो c की वैल्यू है वह सबसे छोटी है कि नहीं? तो उस दशा में k का मान जो होगा वह होगा इन दोनों का जोड़, यानी कि 3 + 4 माइनस तीसरा रिमाइंडर 2, यानी हमारा उत्तर जो होगा 7 माइनस 2, यानी कि उत्तर होगा 5। और यही सवाल का उत्तर है। पेशेंस बना के रखिए। मैंने आपको कहा कि धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ें 100% समझ में आएगी। तो ये जो होगा वह इस सवाल का उत्तर होगा। मैं उम्मीद करूँगा ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, सवाल में फिर से दे रखा है, जो 1 नंबर क्वेश्चन था वही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। कहा 38 से किसी संख्या को भाग करने पर 90, अच्छा 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेषफल के रूप में मिलता है, तो वो संख्या क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है किसी संख्या 38 से एक संख्या को, मतलब एक संख्या x है, इसको अगर आप 38 से डिवाइड करें ना, 38 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर मिलता है क्या, अच्छा कोसेंट जो मिलता है ना, कोसेंट जो मिलता है वह क्या मिलता है, कोसेंट जो मिलता है आपको 90 भागफल के रूप में, कोसेंट जो मिलता है वह 90 मिलता है, और रिमाइंडर आपको मिलता है कितना, रिमाइंडर आपको 19 मिलता है। तो पूछा है आपसे, बताइए 19 मिलता है, तो आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा। मतलब ये ऐसा सवाल है कि x को अगर आप 38 से भाग करोगे तो भागफल आपको 90 मिल रहा है, रिमाइंडर आपको मिल रहा है 19, तो x की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से x का मान जो होगा वह होगा डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी कि 38 इंटू 90 और प्लस रिमाइंडर यानी कि 19। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू आपको मिल जाएगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा लास्ट डिजिट हमारा ना जो भी होगा वह 9 ही होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह 0 यूनिट डिजिट, इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट तो 0 आएगा, और 0 में जब इस 9 को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बच्चे वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, सवाल में कहा है 3 नंबर आपको दे रखा है, कहा इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट को 6 से भाग किया जाए तब रिमाइंडर क्या होगा। यानी पहला जो आप देख रहे हो सवाल वो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड सवाल है, 7 सवाल है रिमाइंडर थ्योरम पर। अच्छा इसका पार्ट ए अभी यहाँ पे है, पार्ट बी भी आपको देखने को मिलेगा, तो धैर्य बना के रखिए। क्वेश्चन ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा जहाँ पे आपके पसीने निकल जाएंगे, इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 5वां क्वेश्चन। कहा 3 नंबर दे रखा है, नंबर है 141 इंटू 142 142 इंटू 143 का, इसको जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। एक चीज़ बताइए, इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर आपको मिलेगा, माना कि मैंने रिमाइंडर ए मिला, फिर जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो होगा वह a+1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नंबर इससे एक अधिक है। सिमिलरली यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वह a+2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नंबर जो है वह इससे 2 अधिक है, मतलब एक सीक्वेंस में लिखा गया है। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है, आप ऐसे चीज़ों को लिखे हुए, दूसरा तरीका ये है आप चाहो तो ऐसे, यानी देखिए रिमाइंडर या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर अगर इसको और अरेंज करके लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 142 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 143 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ से आप रिमाइंडर चेक कर लीजिए, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। चलिए इसको हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 6 से डिवाइड करोगे तो 6 दूना 12, रिमाइंडर 2 21 बनेगा। 21 को जब 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 मिलेगा, यानी फर्स्ट केस का रिमाइंडर आपको 3 मिला है। अब इसका रिमाइंडर अगर 3 है तो इसका रिमाइंडर जो होगा वह 4 होगा, और इसका रिमाइंडर जो होगा वह 5 होगा। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला नंबर जो है वह इससे 2 अधिक है, और ये वाला नंबर जो है इससे 1 अधिक है, तो रिमाइंडर इससे भी 1 अधिक आएगा, और ये इससे 2 अधिक है तो रिमाइंडर भी इससे 2 अधिक आएगा। चेक कर लीजिए, जैसे देखिए 6 दूना 12 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 2 3 है, 6 3 18, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 5। तो इसी तरह से ये नंबर होगा। तो यहाँ से फर्स्ट केस का रिमाइंडर आपको मिल गया कितना, 3, सेकेंड केस का रिमाइंडर आपको 4 मिला, थर्ड केस का रिमाइंडर आपको 5 मिला है। अब इन सब के प्रोडक्ट को फिर से आप 6 से डिवाइड कीजिए, तब जो रिमाइंडर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 6 25 5 चौका 20 या 60, 60 को 60 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 मिलेगा, है ना। रिमाइंडर जो होगा वह 0 मिलेगा। उत्तर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का उत्तर होगा। यानी हमारा उत्तर था वो बहुत ही ज़बरदस्त पेपर था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कहा m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। तो m को 11 से भाग किया जाए, m को अगर 11 से भाग किया जाए तब रिमाइंडर क्या होगा, तब शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। देखिए कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो m जो होगा वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस फॉर्मेट का होगा, ये होगा 9
999 इसी फॉर्मेट का होगा। यानी 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह कुछ इस प्रकार से होगी। ये हमारा एग्जैक्ट m की वैल्यू नहीं है, सवाल में कहा है कि m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो मैंने मान लिया कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह ये होती है। अब कहा जब इसको 6 से डिवाइड करें तो शेषफल 5 मिले, और 5 को जब से डिवाइड करें तो शेषफल 3 मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 6 के बजाय 5 से अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करके चेक करना चाहते हो कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आसान है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ इतना है कि कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। अब सोचिए कि ये नंबर, इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो चूंकि 995 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 दे देगा, है ना। लेकिन अपने को चाहिए रिमाइंडर 3, है ना। सबसे पहले हम 5 से चेक कर रहे हैं, तो पहली जो संख्या बनेगा, फर्स्ट जो नंबर होगा वह 98 होगा, 998 होगा, जिसको कि अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर जो होगा वह 3 दे देगा, क्योंकि 995 5 से डिविजिबल है, अपने को चाहिए रिमाइंडर 3, तो 995 में मैंने 3 ऐड कर दिया, तो हमारा नंबर जो मिल गया वह 998, और 998 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 होगा, और ये हमें सवाल में बोला गया है। लेकिन जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, लेकिन 6 से जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 नहीं आता है। देखिए 6 एकम 6, 3 9 39 39 3 8, यानी कि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो ये हमारा नंबर नहीं होगा, लेकिन नंबर इसी फॉर्मेट का होगा। अब देखिए अगर पहली संख्या ये है, 5 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है, तो इसमें से जब 5 आप घटाते चलोगे, क्योंकि अगर आप 5 जोड़ोगे तो 4 अंकों की संख्या में हम चल जाएंगे, हमें चाहिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जिसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3, और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो इसमें से अगर आप 5 माइनस करोगे, मान लीजिए पहली संख्या अगर 998 है, जिसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 दे रहा है, तो ये नंबर क्या क्या हो सकता है वो देखिए, 998 है, फिर इसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस करोगे तो नंबर आपको मिलेगा 93, ठीक है। फिर इसमें से 5 माइनस कर दीजिएगा तो आपको नंबर मिलेगा 988, ऐसा ही मिलेगा। फिर इसमें से आप 5 को माइनस कर दीजिएगा तो नंबर मिलेगा ऐसे, फिर अगर नहीं मिलेगा तो फिर 5 माइनस कीजिएगा तो नंबर ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने 4 नंबर लिखा है, इन्हीं चारों में से कोई एक नंबर होगा, क्योंकि ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और जिसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो क्या इसमें से कोई एक ऐसी संख्या तो जरूर ही होगी जिसको हम 6 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करना चाहते हो तो 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या एक सम संख्या को एग्जैक्ट डिवाइड करती है। तो मैं क्या करूँगा कि हमें चाहिए क्या, 6 से डिविजिबल होने वाला नंबर नहीं, हमें चाहिए कुछ मतलब रिमाइंडर रह जाए। तो मैं क्या करूंगा कि हमें लगता है कि ये इवन नंबर है, हो सकता है 6 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि ये 6 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा या नहीं होगा। बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि 6 एक इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं 6 से ये डिविजिबल हो जाए, परंतु एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये 6 से डिविजिबल है, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है, परंतु 6 से डिविजिबल होने के लिए 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि ये एक इवन नंबर है और 6 भी एक इवन नंबर है, तो इसलिए मैं इवन नंबर को नहीं लूँगा, जो ओड नंबर होगा उसको मैं पकड़ूंगा। देखिए ये दोनों इवन नंबर है, इसलिए मैं इन दोनों नंबर को नहीं लूँगा। जो हमारा ओड नंबर होगा उसको मैं पकड़ूंगा, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, और ओड नंबर को जब 6 से डिवाइड करेंगे इवन नंबर से तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको ओड को पकड़ा। अब हमें इसको 6 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 5 मिलना चाहिए। तो चलिए 993 को अगर 6 से डिवाइड करोगे, 6 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, तो देखिए 6 एकम 6, 3 9 39 को 6 से डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर 3, यानी 33 बनेगा। 33 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 मिल जा रहा है, लेकिन अपने को चाहिए रिमाइंडर 5, तो ये नंबर हमारा नहीं होगा, ये हमारा नंबर नहीं होगा। अगला ओड नंबर को चेक करते हैं, 983 को जब 6 से डिवाइड करें, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, क्योंकि 980 5 से डिविजिबल है, हमें चाहिए रिमाइंडर 3, तो 3 ऐड कर देंगे तो 983 होगा। ये नंबर जो है वो फर्स्ट केस को सेकेंड केस को तो फॉलो कर रहा है, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 हो जाए, लेकिन ये सेकेंड केस को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 5 आना चाहिए, तभी ये नंबर हम लेंगे। तो चलिए 6 एकम 6,
रिमाइंडर 3 होगा, 38 हो जाएगा। 38 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा। फिर लास्ट डिजिट 3 है तो ये 23, 23 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। मतलब कि इस नंबर 983 ही 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5, और 983 ही यह संख्या ऐसी है जिसको कि 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 3 मिल रहा है। तो यही तो हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा जिसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिल रहा हो। तो यही हमारा नंबर है, यानी m की जो वैल्यू होगी, m का जो मान होगा, m की जो वैल्यू होगी वह हमारा 983 होगा। अब कहा कि इसी m को 11 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। तो m की वैल्यू आपको पता चल गया है, m की वैल्यू आपको पता चल गया है 983 है। अब चेक कर लीजिए 983 को अगर आप 11 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 4 मिल रहा है। ये इस सवाल का उत्तर होगा। क्यों? देखिए 11 नमा क्या होता है 99, लेकिन ये 98 है, तो 11 8 88, रिमाइंडर 10 और ये 3 है तो 103 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11 नमा 99, रिमाइंडर 4 मिल जाएगा। तो ये इस सवाल का उत्तर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यहाँ पे कहा है 1000 से 2000 के बीच, 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जिन्हें 341 से जब भाग करें तो शेष फल 5 मिल जाए। तो बताइए ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। देखिए इस सवाल में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली आप कर सकते हो। 341 का पेयर चाहिए 1000 से लेकर 2000 तक, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 3 अंक हो सकते हैं। 341 गुना 3 करोगे तो नंबर जो होगा वह 1000 के अराउंड में मिलेगा, और ये नंबर जो होगा वह 1000 के आसपास है, क्योंकि 1000 और 2000 के मध्य 1000 संख्याएं हैं। तो ये नंबर मैक्सिमम 3 नंबर हो सकते हैं, 4 तो हो ही नहीं सकता, 1 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, तो 3 नंबर हो सकते हैं। कैसे वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले अगर आप इसको तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो सोचिए कि हमारा पहली संख्या क्या हो सकता है। पहली संख्या जो भी होगी वह 1000 के अराउंड होगा, 1000 और 2000 के बीच चाहिए, तो हमारा नंबर जो होगा वह 1000 से बड़ा होना चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो आप सोचिए कि पहली संख्या क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर अपने को चाहिए, तो फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, वो नंबर जो होगा वह होगा, नंबर का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो 341 गुना x अब प्लस रिमाइंडर 5 दे रहा है, तो रिमाइंडर जो होगा वह इस नंबर का नंबर होना चाहिए। यानी 1000 से 2000 के मध्य पहली जो संख्या होगी वह कुछ इस फॉर्मेट का होगा। सोचिए जरा, x की जगह पर मैं क्या रखूं कि ये नंबर 1000 और 2000 के मध्य आ जाए, मतलब 1000 से थोड़ी सी बड़ी हो जाए पहली संख्या, क्योंकि 341 है। तो आपके दिमाग में आएगा x की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो ये 1000 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, 900 होता है, 41 गुने 3 123 होता है। तो ये नंबर जो होगा वह 1023 प्लस 5 यानी कि 1028 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 3 रखते हो तो ये नंबर आपको मिल जाएगा 1028, यानी पहली संख्या आपको मिल गया, पहली संख्या आपको फर्स्ट नंबर आपको मिल गया 1028। अब अगर पहली संख्या 1028 है, पहली संख्या अगर 1028 है और हमें पता है कि इसमें 341 ऐड करते जाएंगे तो दूसरी संख्या, तो ये नंबर जो आपको मिलेगा वो 1400 के अराउंड में मिलेगा। ऐसे ही 1414 इस फॉर्मेट में नंबर मिलेगा। फिर इसमें अगर 341 ऐड करेंगे तो ये नंबर हमें 1700x मतलब ये भी इस फॉर्मेट का नंबर मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं अगर इसमें 341 ऐड करूंगा तो ये नंबर जो होगा ना वह 2000 को क्रॉस कर जाएगा, तो ये नंबर m इंटू एन के फॉर्मेट में मिल जाएगा। मतलब एक यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर बन रहे हैं, सिर्फ 3 नंबर बन रहे हैं। एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर तो ये नहीं बनेगा क्योंकि ये 2000 को क्रॉस कर जाएगा, ये 2000 को क्रॉस कर जाएगा। ये मान लीजिए 1700 समथिंग हो जाएगा, तो फिर उसमें अगर 341 ऐड करोगे तो नंबर 2000 को क्रॉस कर जाएगा। तो कितने नंबर पॉसिबल हो रहे हैं, सिर्फ 3 नंबर, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो ऐसे हम लॉजिकली सवाल को सॉल्व करेंगे। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का उत्तर होगा 3 संख्या, 1000 से 2000 के मध्य ऐसी 3 ही संख्या संभव है जिसको कि 341 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फर्स्ट सेशन मतलब पहला जो टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड सवाल वो समाप्त हो गया। अब सेकेंड टाइप में आ गए हैं, इसमें डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड सारे सवाल देखने को मिलेगा। एक नंबर दिया गया है 8, एक नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कहा एक नंबर दिया गया है 2 2 3 3
4 आपसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर जो होगा वह किससे डिविजिबल होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये नंबर इस फॉर्मेट में हो x x x y y y z z z, मतलब कोई भी एक संख्या खुद को 3 बार अगर रिपीट कर दे, कोई भी एक संख्या अगर खुद को रिपीट कर दे 3 बार, तो वो नंबर जो होता है वह 37 से डिविजिबल होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर खुद को 3 बार अगर रिपीट करेगा, कोई भी नंबर x x x, तो बताइए 3 से ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी नंबर ये बन जाएगा 3x, यानी इस मल्टीपल में होगा, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। x की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लीजिए, जो भी नंबर बनेगा ये 3 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। लेकिन कोई भी नंबर अगर 3 बार खुद को रिपीट कर दे तो वो 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, लेकिन वह 3 के साथ साथ 37 से भी डिविजिबल होगा। ये कंसेप्ट है, ये आप याद कर लीजिए। कोई भी संख्या अगर 3 बार खुद को रिपीट कर दे तो वह नंबर 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि ये नंबर सारे 3 के मल्टीपल हैं, लेकिन वह नंबर 37 से भी डिविजिबल होगा। जैसे ये नंबर 3 खुद को 3 बार रिपीट कर दिया तो ये 37 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। अब हमें पता है ऐसी 3 संख्याएं लिखी गई हैं और हमें पता है ये भी 37 से डिविजिबल है, ये भी 37 से डिविजिबल है और ये भी 37 से डिविजिबल है। 3 से तो सब होगा ही होगा। अब सभी ये 3 से हो ही रहा है, 37 से भी हो रहा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नंबर जो होगा वह 3 एवं 37 से डिविजिबल होगा। 3 और 37 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया। कोई भी नंबर अगर स्वयं को 3 बार रिपीट कर दे तो वो नंबर जो होगा वह 37 से तो एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, लेकिन 3 से तो होता ही होता है, 37 से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पर भी रिमाइंडर थ्योरम डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड सवाल है, लेकिन इसमें रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड सवाल है। कहा है कि एक नंबर दे रखा है 142 का स्क्वायर माइनस 1, ये संख्या किससे विभाज्य होगा? ये एक्चुअली सवाल रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। कैसे इसको हम लोग निपटाते हैं वो देखिए। कहा नंबर दिया गया है, एक क्वेश्चन नंबर 9, कहा एक नंबर दिया गया है 142 का स्क्वायर माइनस 1। कहा ये नंबर जो है वह किससे डिविजिबल होगा, ये आप बताइए। ये नंबर मान लीजिए x से डिविजिबल हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो सकता है ये आपको बताना है। अब देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना है, अगर ये 142 माइनस 1 है तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2, ये तो लिखा गया है। क्या इस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर आप कहोगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। आप 1 का क्यूब कर दीजिए, 1 की पावर 5 कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हो 1 के साथ, रिजल्ट उसका 1 ही होता है। तो इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका एक फ़ायदा हो गया कि ये नंबर आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना? इस फॉर्मेट में आपको ये दिख रहा होगा। अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में है तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है a माइनस बी और दूसरा होता है a प्लस बी, है कि नहीं है? ये दोनों नंबर इससे एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। इस नंबर को ये दोनों फैक्टर एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, है कि नहीं? ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर होगा, देखिए इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। सवाल का कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए प्लस होता, कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। ये a की पावर n है प्लस b की पावर n है, ऐसा है। तो ये नंबर अगर n एक ओड नंबर है, n अगर ओड नंबर है मतलब कि नेचुरल नंबर हो, और n अगर ओड नंबर हो, तो ये नंबर जो होगा वह a प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मतलब ये नंबर a प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या ये नंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड होगा? हमें नहीं पता ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर n ओड नंबर है तो कम से कम ये a प्लस बी से जरूर डिवाइड होगा, है ना? ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है और n बराबर अगर ओड नंबर है तो ये नंबर जो होगा वह कम से कम a प्लस बी से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस बनता है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n है, तो यहाँ पर भी अगर n ओड नंबर अगर है, अगर ये दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ तक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। अगर a की पावर, चलिए इधर मैं ही लिख देता हूँ, मैंने आपको फर्स्ट केस अच्छे से समझाया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस था हमारा, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है और n एक ओड नंबर है, तो ये नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना है।
दूसरा केस इसमें बनता है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है और यहाँ पर भी n अगर ओड नंबर है तो ये नंबर जो होगा वह a माइनस बी से एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। ये नंबर जो होगा वह ये नंबर a माइनस बी से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। लेकिन अगर ओड इवन नंबर हुआ, देखिए, लेकिन अगर n इवन नंबर हुआ तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको कहा कि a की पावर n माइनस बी की पावर n है और n बराबर ओड नंबर है। n की संख्या कोई भी विषम संख्या हो सकती है, तो उस दशा में ये नंबर जो भी बनेगा वह a माइनस बी से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। लेकिन अगर n इवन नंबर हो गया, n अगर इवन नंबर होगा तो ये a माइनस बी से तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ a प्लस बी से भी कटेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर नंबर इस फॉर्मेट का हुआ, अगर नंबर a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 है, n एक इवन नंबर है, तो ये नंबर इसके दो फैक्टर होते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसीलिए अभी मैंने आपको कहा कि अगर n इवन नंबर हुआ तो और ये माइनस में है तो इसके दो फैक्टर होंगे, a माइनस बी से तो ये कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ a प्लस बी से ही कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसीलिए मैंने अभी आपको कहा कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n के फॉर्मेट में नंबर लिखा गया है और अगर n ओड नंबर है, अगर n सिर्फ ओड नंबर है, तब तो ये नंबर a माइनस बी से कट ही जाएगा, कम से कम a माइनस बी से तो कट ही जाएगा। लेकिन अगर n बराबर इवन नंबर हुआ, n बराबर जैसे ही इवन नंबर हुआ तो ये नंबर जो होगा वह a माइनस बी से तो कटेगा, साथ ही साथ a प्लस बी से भी कटेगा, क्योंकि ये नंबर इस फॉर्मेट का बन जाएगा। जब n जो होगा वह इवन नंबर होगा तो वो इस फॉर्मेट का होगा, तो इसके दो फैक्टर होते हैं, तो ये नंबर a माइनस बी से तो कट ही रहा है, साथ ही साथ a प्लस बी से भी कट रहा है। तो इसके दो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये सवाल है। देखिए इस सवाल को हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि अगर n बराबर a की पावर n माइनस बी की पावर n है, इस नंबर में कोई सवाल लिखा गया है, जैसे यहाँ पे देखिए ये नंबर किस फॉर्मेट में लिखा गया है, ये लिखा गया है a स्क्वायर मतलब a की पावर n माइनस बी की पावर n, है ना। यहाँ पे n जो है वह इवन नंबर है कि ओड नंबर है, आप कहोगे इवन नंबर है। अब अगर n इवन नंबर है तो ये नंबर जो होगा वह a माइनस बी से तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ a प्लस बी से भी कटेगा, है कि नहीं है। यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 142, b बराबर हो जाएगा 1, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। यानी ये नंबर जो होगा वह 142 माइनस 1, यानी इस नंबर से तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ a प्लस बी से भी कटेगा, यानी कि 142 प्लस 1 यानी कि 143। इन दोनों नंबर से ये नंबर जो होगा वह एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए कौन सा उत्तर हमारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो सकता है। देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है। कोई भी नंबर अगर 143 से डिवाइड है, कोई भी नंबर अगर 143 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 143 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 141 के दो ऐसे फैक्टर हैं 11 और 13, है कि नहीं। दोनों का HCF 1 हो रहा है, LCM हो रहा है कितना 143 हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 143 से डिवाइड हो रहा है तो वो 11 से भी कटेगा और 43 से भी कटेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन 11 होता तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता था, 13 है तो इसलिए हमारा उत्तर 13 होगा। अच्छा कहीं पर ऑप्शन में मान लीजिए ये तीनों नहीं देता, ऑप्शन में 141 दे देता तो हमारा उत्तर 141 हो जाता। मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको हम टिक करेंगे। देखिए इन तीनों में से 4 केस बन रहा है, 1 2 3। ये नंबर जो होगा वह इन चारों संख्याओं से कटेगा। अब चूंकि इन चारों में से जो भी कोई एक ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर होगा। चारों में से देखिए सिर्फ एक ही आ रहा है और ये हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सवाल अच्छे से समझ में आएगा। कहीं पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आपको अच्छे से समझाया जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। कहा है कि वह सबसे छोटा अंक, एक नंबर लिखा गया है और बीच में वाट का साइन लगा दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा गया है और कहा ये नंबर जो है वह 9 से डिविजिबल है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही साधारण सवाल है। नंबर लिखा गया है 93856 प्रश्नवाचक चिन्ह।
आगे नंबर लिखा गया है 294। ठीक, ये नंबर जो है वह 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो अपने को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। सोचिए ज़रा, 9 से डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ ये होता है कि दिए गए संख्याओं का योगफल, कोई भी संख्या अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित तभी होगा जब दिए गए संख्याओं का योगफल 9 से विभाजित हो जाए। जैसे अगर ये 9 नंबर, ये संख्याएं जो है वह 9 से अगर विभाजित है तो इसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट, यानी कि सम ऑफ डिजिट, दिए गए नंबर का सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वह 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 9 4 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 8, 26 8 34, 34 3 37, 37 9, 37 9 46 होता है क्या, 37 9 46। यानी कि इन सभी संख्याओं का योगफल जो बन रहा है वह बन रहा है 46 प्लस वाट, है कि नहीं। और अगर ये नंबर यानी दिए गए अंकों का कुल योगफल बन रहा है 46 प्लस वाट, वाट को आपने ऐड नहीं किया था। अब अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, जो कि सवाल में कहा गया है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर जो आना चाहिए वह 0 आना चाहिए। तो बताइए वाट के स्थान पर मैं कम से कम क्या रखूं, वाट के स्थान पे कम से कम मैं क्या रखूं कि ये नंबर जो वह 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए एक 9 का मल्टीपल होता है कितना, 9 का मल्टीपल होता है 45, 45 का में जस्ट 9 का अगला मल्टीपल होता है कितना, 54, है ना, 54 होता है, 54 होता है। अब अपने को चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू, वाट की का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो सोचिए यहाँ पर मैं कम से कम क्या रखूँ कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे 8 आपको रखना होगा, 8 आपको रखना होगा, यानी कि 8 रखोगे तो ये नंबर बन जाएगा 54, और 54 जो होता है वह 9 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे वाट यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, 8 होगा। यही सवाल का उत्तर होना चाहिए, यही इसका मिनिमम वैल्यू है। इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तभी ये नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 10 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, सवाल में कहा है कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 123 से विभाजित है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 123 से विभाजित करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब कि 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे जब भी सवाल हो ना कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए या छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो जो भी नंबर आपसे पूछा जा रहा है जस्ट उसका रिवर्स आपको सोचना है। जैसे बोला है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 123 से पूर्णतः विभाजित हो, तो मैं क्या करता हूं कि मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सोच लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और मैं जैसे सोच रहा हूं वैसे ही बिल्कुल सोचना है, तभी आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हो। जैसे बोला कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 123 से पूर्णतः विभाजित हो, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसके जस्ट रिवर्स सोच लेता हूं कि मैं 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ लेता हूं। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वह 4 गुना हो जाएगा। ये नंबर जो होगा वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, है कि नहीं। अब इस नंबर को 123 से हम भाग करते हैं, इस नंबर को 123 से भाग करते हैं। ध्यान रहे, धैर्य बना के रखिए, मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो आपको करना है, अंत में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, 4 अंकों की बड़ी संख्या हमने लिया और इसको 123 से हम भाग करते हैं। कितना बार में लग जाएगा, 8 बार में लग जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 8 तिया 24, 2 8 दूना 16, 2 18, 8 1 9, ये 984 हो जाएगा। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5, 1 हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। अगला अंक आ जाएगा कितना, 159। अब 159 जो होगा उसको 1 से यानी 100, ये 159 है, कितने बार में लग जाएगा, 1 बार में लग जाएगा, 123। लेकिन यहाँ पे सावधान हो जाना है, यहाँ पे सावधान हो जाना है। अच्छा, इसको हम जब अगर माइनस करते हैं तो हमारा अंक नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा, एक बार जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर मिलेगा। अच्छा, मैं आपसे अगर इस सवाल में पूछ देता कि बताइए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 123 से विभाजित हो,
तो आप कैसे सवाल को करते? आप करते कि इसको इससे माइनस करते तो यहाँ पे एक रिमाइंडर मिल जाता, ठीक है। आपको चाहिए वह इंटीजर वैल्यू जो 127 से डिविजिबल हो, तो आप सिंपली ये करते कि इसको इससे चुपचाप मल्टीप्लाई कर देते तो आपको एक नंबर मिल जाता n, यानी n जो होता वह होता 127 गुना 181। ये नंबर जो होता वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती जो 123 से विभाजित होती है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही इसका जस्ट अगला मल्टीपल मैं लूँगा, मान लीजिए ये नंबर मैंने 181, ये 81 बार में तो ये कट रहा है, इसके बाद ये डेसिमल में चल जाएगा। अब मैं अगर 81 1 से ना लगाकर अगर मैं 2 से लगा दूंगा तो ये नंबर जो होगा वह 10,000 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 81 बार में अगर आपने लगाया है तो आपको वो नंबर मिला है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको मिला है जो 123 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 123 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर 1 से ना लगाकर मैं 2 से लगाऊंगा, क्योंकि 81 बार में तो ये कट ही रहा है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको मिल रहा है जो 123 से पूर्णतः विभाजित। लेकिन अपने को चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो मैं यहाँ पे 81 से ना लगाकर 82 से इसको लगा दूंगा, है ना। और यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो रिमाइंडर से हमको, है ना, रिमाइंडर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये नंबर जो होगा वह 5 अंकों में चला जाएगा, क्योंकि ये 81 से जब आपने लगाया तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको मिला जो 123 से डिविजिबल है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 81 से ना लगाकर, यहाँ पर 1 से ना लगाकर 2 से मैंने लगाया तो ये नंबर 10,000 को क्रॉस कर जाएगा और आपको वो नंबर मिलेगा जो कि 123 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। इस रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वो नंबर चाहिए जो 123 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 81 से लगा के ना लगा के मैं डायरेक्ट 82 से लगाऊंगा, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा कितना? यूनिट डिजिट जो होगा वह 6 होगा। देखिए कोई ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ऑप्शन में देखिए उस क्वेश्चन नंबर 11 में, तो आप देखोगे एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, और ये हमारा उत्तर होगा 10,086, है कि नहीं। ये नंबर जो है जिसको, ये नंबर 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जिसको कि 123 से विभाजित करो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे हर सवालों में इसी तरीके से चीज़ों को सोचना है। मैंने हमसे पूछा था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 123 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैंने क्या किया कि इसके जस्ट रिवर्स सोच लिया कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 123 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ये संख्या है, हमें चाहिए वो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 123 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जो 123 से विभाजित हो, तो ये हो जाएगा 123 गुने 81, है ना। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 123 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन हमने जो को चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 123 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब सोचिए ये नंबर अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 123 से विभाजित है, तो इसको मैं एक बार अगर एक्स्ट्रा लगाऊंगा तो ये नंबर 5 अंकों में चला जाएगा, 10,000 को क्रॉस कर जाएगा। तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 123 से डिविजिबल होगा। तो जस्ट चीज़ों को ऐसे हम आसानी से सोच सकते हैं। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करूंगा चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे एक चीज़ देखिए, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश फिर से करता हूँ, है ना। देखिए मान लीजिए मैं कहूँगा कि बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूछता हूँ कि सवाल, मुझे बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मैथमेटिकली लॉजिक क्या कहता है, मैं कहूँगा कि मुझे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले मैं ढूंढ लेता हूँ, और फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको आप कहोगे 1 हो जाएगा, एक बार में लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 मिलेगा रिमाइंडर, ये हो जाएगा 9, 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि 96 96 वह बड़ी से बड़ी संख्या है 2 अंकों की जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। 96 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। लेकिन हमें चाहिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से डिविजिबल हो। तो बस इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक बार एक्स्ट्रा लगाते हैं। इसमें अगर मान लीजिए 8 अगर हम जोड़ देंगे तो ये नंबर 100 को क्रॉस कर जाएगा, है कि नहीं। तो नंबर आपको मिल जाएगा 104, और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 से 12 थी, ये नंबर तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, हमें चाहिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगा दूंगा, तो 13 8 कितना होता है 104 होता है, और ये सवाल का उत्तर होगा। मतलब कि
तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो उत्तर होगा 104। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे इस सवाल में लगाया है। आपको मैं उम्मीद करूँगा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कहा n एक पूर्णांक है तो NQ माइनस n किससे पूर्णतः विभाजित होगी। ये रेलवे में भी कई बार पूछा जा चुका है और उत्तर हमेशा होता है 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कहा n एक पूर्णांक है, n एक इंटीजर नंबर है और कहा है तो बताइए NQ माइनस n किससे डिविजिबल होगा, किससे पूर्णतः विभाजित होगा। अब n की वैल्यू कुछ भी आप रख लीजिए तो देखिएगा ये नंबर जो होगा वो 6 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। जैसे 1 हमने रख लिया तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। 0 6 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 6 कट जाएगा 0 बार में, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो ये नंबर 8, 8 माइनस 2 यानी कि 6 बना देगा, 6 6 से कट रहा है। n की वैल्यू अगर 3 आप रखते हो, n बराबर अगर आप 3 रखते हो 27 माइनस 3 बन जाएगा 24, 24 3 से 6 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ ये नंबर जो होगा NQ माइनस n जो होगा वह हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। हमेशा NQ माइनस n जो होगा वह हमेशा 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ये मैंने क्लास में भी बताया है, ये आपको ध्यान में रखना है, कल की क्लास में मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहा 100 से 600 के बीच ऐसे पूर्णांक की संख्या कितनी होगी जो 4 तथा 6 दोनों से विभाजित हो। 6, 4 तथा 6 दोनों से विभाजित हो। दोनों से विभाजित होने का मतलब क्या होगा, 12 से विभाजित। कोई भी नंबर अगर 4 और 6 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 12 से भी विभाजित हो रहा है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 100 से 600 के बीच ऐसे पूर्णांकों की संख्या क्या होगी जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, आप बताइए 100 से 600 के बीच, 100 से 600 के बीच नंबर हमें चाहिए। तो 100 से 600 के बीच कितनी संख्या है, 500 संख्या है कि नहीं। अब हमें चाहिए 6, 4 तथा 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कि 4 तथा 6 से कोई संख्या अगर विभाजित हो रही है तो वो नंबर 12 से भी विभाजित होगी, है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि वो नंबर ढूंढ लेता हूँ जो 12 से विभाजित होगी। जो अगर 12 से विभाजित होगी वो इन दोनों से भी विभाजित होगी, है कि नहीं है। तो बताइए कि 500 का 1/12 अगर 12 में निकाल लेता हूँ तो हमें वो नंबर मिलेगा जो 4 तथा 6 दोनों से विभाजित होगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम से विभाजित होना चाहिए वो नंबर। तो 500 का 112 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बरचौक 48, 2 0 12 एकम 12, नंबर जो होगा वह कितना होगा, 41 होगा। यानी कि 100 से 600 के बीच ऐसी 41 संख्याएं हैं जो 4 तथा 6 यानी कि 12 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। इन दोनों से ना निकाल के मैंने डायरेक्ट 12 से निकाल लिया है। देखिए कोई भी नंबर अगर 12 से विभाजित हो रहा है तो वो नंबर इन दोनों नंबर से निश्चित रूप से विभाजित होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये आपने क्या कर दिया, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि 500 को डायरेक्ट 1/12 से मैंने भाग कर दिया। ये क्यों किया वो जरा देखिए, मैंने गुना कर दिया, सॉरी भाग का नाम मैं ले रहा हूँ। देखिए मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ, 4 तथा 6 से विभाजित होना चाहिए, तो हमें पता है कि वो नंबर 12 से विभाजित होना चाहिए, है कि नहीं। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, हमें चाहिए 100 से 600 तक, 100 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से विभाजित है, यही चाहिए। 4 तथा 6 बोल दिया है, इसका मतलब ये भी हुआ कि 100 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से विभाजित हो रही है। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ। आप इसको अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये है कि कोई भी नंबर अगर 4 तथा 6 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह नंबर जो होगा वह 12 से एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, और जो 12 से कटेगा वो इन दोनों से भी कटेगा। हमें चाहिए 100 और 600 के बीच वैसे नंबर, 100 से 600 के बीच वैसे नंबर जो 12 से कटने वाला हो, है ना। तो वो नंबर 4 और 6 से भी कटेगा। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसी प्रकार से ये आगे चलता जाएगा, है ना। 12 तक यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, 12 तक मैंने लिखा है, ठीक। 12 तक मैंने नंबर लिखा है। हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए इसको मैं इधर मिटा के लिखता हूँ। हमें नहीं पता चल रहा है कि पीछे आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं इस रूम में अभी अकेले हूँ और अकेले पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है
कि वीडियो चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो कई बार होता है क्या, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ और पीछे से वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो उस समय फिर से उस वीडियो को शूट करना पड़ता है, तो कितना मुसीबत झेलना पड़ता है ये आप समझ सकते हो। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ से एक संख्या लिखता हूँ, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12, फिर ये ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, मैं बस जस्ट एक सिंपल कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपसे बोलूँगा कि बताइए 1 से 12 तक, 1 से 12 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 12 से विभाजित होगी। तो आप कहोगे 1 से 12 तक तो सिर्फ एक ही संख्या है जो 12 से विभाजित हो रही है ना। 1 से 12 तक सिर्फ एक ही संख्या है जो 12 से विभाजित हो रही है। तो उस 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप कहोगे 1 से 12 तक सिर्फ एक ही संख्या अगर 12 से विभाजित हो रही है तो उसको लिख सकते हैं 1/12, है कि नहीं है। अब हमें चाहिए सिर्फ 1 से 100 तक नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों के बीच का वो नंबर, इन दोनों के बीच का वो नंबर जो 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच कुल 500 संख्याएं हैं। अब 500 का 1/12 निकाल लीजिए, आपको वो नंबर मिलेंगे जो 4 तथा 6 दोनों से विभाजित, मतलब कि 12 से विभाजित हो रहे हैं। तो इसका नंबर जो होगा वह कितना हो जाएगा, 41। यानी कि 100 से 600 के बीच ऐसी 41 संख्याएं हैं जो 4 से तथा 6 यानी कि दोनों से विभाजित हो रही है, मतलब कि 12 से विभाजित हो रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ध्यान रहे कि दोनों नाम बोलना, दोनों यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है, तो वो नंबर लेना है जो 4 तथा 6 दोनों से विभाजित हो रही है ना। सिर्फ 4 से विभाजित हो रही है तो वो नंबर नहीं, 4 तथा 6 दोनों से विभाजित होना चाहिए, मतलब कि 12 से विभाजित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्या दे रखा है सवाल में। कहा है कि एक 6 अंकों की संख्या है, तो आपको बताना है कि ये नंबर किससे विभाजित होगी। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। देखिए XY 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 6 बार लिखा गया है, 3 2 पेयर बन रहा है, 3 बार लिखा गया है। ठीक है, कहा x जो है ना वह 1 से 9 तक है, x की वैल्यू 1 से 9 तक कुछ भी आप सोच सकते हो। तो आपको बताना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा। एक नंबर है XY XY XY, ये नंबर आपको लिख के दे दिया गया है XY, ध्यान दें XY XY XY, ये 6 अंकों की संख्या है, 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है। तो आपको बताना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो ये नंबर जो होता है वह हमेशा 101 इससे डिविजिबल होता है। ये आप याद कर लीजिए, क्यों होता है ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए 3 अंकों की संख्या है, सबसे छोटी संख्या जो प्राइम नंबर होता है वह होता है 101। इसको आप XY से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बना देगा XY XY, है कि नहीं है। मतलब कि कोई भी फॉर्मेट 3-4 अंकों की संख्या इस फॉर्मेट में अगर बना है तो वो इससे निश्चित तौर पर डिविजिबल होगा, है कि नहीं है। फिर बनता है एक नंबर कि कोई भी नंबर अगर 7 11 13 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होता है वह 1001 से डिविजिबल होता है। मतलब कि 1001 को अगर XYZ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बना देगा XYZ, है कि नहीं, ऐसे बना देगा। कोई भी नंबर इस फॉर्मेट का लिखा गया है तो वो इससे निश्चित तौर पर डिविजिबल होगा, और जो इससे डिविजिबल है वो 7 11 और 13 से भी डिविजिबल होता है। परंतु ये चीज़ें यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको ये बता दिया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को अगर किसी 2 अंकों की संख्या से गुना करते हैं, यानी ऐसे गुना करते हैं, तो वो नंबर जो होता है वह स्वयं को 2 बार रिपीट कर देता है। अब ये 6 अंकों की संख्या है बनी है, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या जो होगी वह इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। तो मैंने आपको उत्तर बोला कि 10101, ये मैंने आपको बोला, लॉजिकली मैंने सोचा। अब इसको तरीके से कैसे सोच सकते हैं वो ज़रा देखिए। ये देखिए 2 का पेयर बन रहा है, XY 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 2 का पेयर बन रहा है। अगर मैं इसको प्लेस वैल्यू के रूप में अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी इस XY जो आ रहा है वह 10,000 के प्लेस पे आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं XY इंटू 10,000, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, प्लस ये XY जो आ रहा है वह किस प्लेस पे आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं XY प्लस XY इंटू 100, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, प्लस ये वाला जो XY है वह 1 के प्लस पे आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं X इंटू Y, डायरेक्ट ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए सब में यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। आप कहोगे सिंपल सी बात है, सब में XY कॉमन है, तो XY सब में कॉमन लीजिएगा तो ये बन जाएगा 10,000, ऐसे बनेगा।
इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक, प्लस ये बन जाएगा 100 प्लस ये बन जाएगा कितना 1, ऐसा ही बनेगा। तो ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर दिखेगा XY इंटू ये नंबर आपको दिखेगा, ये तो नंबर है 101। 10,000 में जब 101 को ऐड करोगे तो ये नंबर बना के देगा 1001 है कि नहीं, ये हो जाएगा 10,101, ऐसा ही होगा। तो ये नंबर जो होगा यानी ये XY जो होगा वह इससे निश्चित रूप से कटेगा। यानी कोई भी संख्या जो इस फॉर्मेट में लिखा गया है 6 बार 3 बार रिपीट करके लिखा गया है 2 अंकों की संख्या को, तो ये नंबर जो होता है वह एग्जैक्ट इससे डिविजिबल होता है, 10,101 से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। क्यों होता है मैंने ये आपको अच्छे से बता दिया। बाकी ये चीज़ें आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 75, 68, 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, मतलब कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। गुणज का मतलब वही होता है ना, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 11 का मल्टीपल के रूप में लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15, एक नंबर लिखा गया है और कहा है कि ये नंबर जो है ना वह 11 से कब डिविजिबल होगा, जब इसमें कोई संख्या जोड़ने पर, है ना। ये नंबर लिखा गया है 75, 68, 68, 96, 68, 96, 68, 96, 75, 68, 96, 75, 68, 96, ऐसा ही लिखा गया है 75, 68, 96, ठीक है। कहा कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर ये नंबर 11 से विभाज्य हो जाए। कौन सी संख्या मैं इसमें जोड़ूं कि ये नंबर जो हो वह 11 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि रिमाइंडर आपको 0 दे दे। तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी 11 को मत जोड़िए, x को मत यहाँ पे जोड़िए, बस इस नंबर को हमें देखना है 11 से डिवाइड करके। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हर इवन प्लेस पे जितने भी नंबर लिखा गया है सबको ऐड कर दीजिए, और ऑड प्लेस पर भी जितने नंबर लिखा गया उन सबको भी ऐड करके दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, और डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले ऊपर से इवन प्लेस पे जितने नंबर हैं उन सबको ऐड करता हूँ। 6 + 8 14, 14 + 5 कितना हो जाएगा 14 + 5 होता है कितना 19। ये नंबर आपको मिल गया है 19, ठीक। फिर ऑड प्लेस वाले सारे नंबर को ऐड कर दिए, 9 + 6 9 + 6 15, 15 और 7 कितने होते हैं 22, 15 और 7 होता है 22। अब अगर इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 या 11 के मल्टीपल के रूप में आ जाए, या तो इस फॉर्मेट में आ जाए या दोनों के बीच का अंतर 0 आ जाए, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, है ना। आप सोचिए कि इस 19 में मैं कम से कम कितना जोड़ूं कि ये नंबर जो हो या तो इन दोनों के बीच का अंतर 0 हो जाए या नंबर ये जो हो वह 11 के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, अगर 19 में आप +3 ऐड करते हो तो ये 22 बन जाएगा, और 22 और 22 इन दोनों के बीच का अंतर 0 आ जाएगा, तो यही तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इवन प्लेस पे सारे नंबर को ऐड कर दीजिए, ऑड प्लेस के सारे नंबर को ऐड कर दीजिए और दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, और डिफरेंस अगर या तो 0 या 11 के मल्टीपल के फॉर्मेट में आ जाए तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर अगर 19 में अगर मैं 3 और ऐड कर देता हूँ, मतलब कि इस नंबर में अगर 3 में ऐड और कर देता हूँ तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यही हमारा उत्तर होगा कि x की वैल्यू जो होगा वह 3 होगा। 3 जोड़ने पर ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर था। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर नेक्स्ट सेशन में 15 से 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इजाज़त चाहते हैं, सेशन अच्छा लगे है तो दिल से शेयर कर देना है। बाकी ये किताब, इस किताब की रिव्यू आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं।